लेकिन आज दिन भर का एक्शन भी हम आपको इस शो के दौरान बताते रहेंगे और आज एक बहुत इंपॉर्टेंट बैठक भी है जो कि कल वित्त मंत्री ने बुलाई थी और आज शाम 4 बजे बैठक होगी और ब्लैक मनी के मुद्दे पर बैठक होगी जिसमें सभी इंडस्ट्री बॉडी शामिल होंगी। इस माना जा रहा है कि इस बैठक में सभी बिजनेस चैम्बर्स हिस्सा लेंगे और इनकम डिस्क्लोजर स्कीम इस पर चर्चा होगी इस बैठक में। और कल वित्त राज्य मंत्री ने जो बातचीत की इजी बिजनेस से उसमें उन्होंने कहा भी था कि अब सरकार जो है काफी सख्त कदम उठाने जा रही है और जल्द ही अगर जिन्होंने भी अब तक अपनी इनकम डिस्क्लोज नहीं की हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और इसी पर्सपेक्टिव से आज होने वाली इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। चलिए अब एक और मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत हम करते हैं इसी मुद्दे पर। हमारे साथ मिस्टर अतुलेश कुमार हैं, चेयरमैन हैं सीबीडीटी के। अतुलेश जी नमस्कार। आज इंपॉर्टेंट बैठक होने जा रही है और माना जा रहा है कि इनकम डिस्क्लोजर स्कीम पर चर्चा हो सकती है इस बैठक में। हालांकि इस स्कीम को 1 जून को लॉन्च किया गया था, लेकिन क्या पीएम मोदी ने मन की बात में कालाधन का मामला उठाने से आपके विभाग पर स्कीम को सफल बनाने का दबाव क्या बना हुआ है? क्योंकि अब हाल ही में जो भी स्टेटमेंट आ रहे हैं मिनिस्टर्स के, उससे एक साफ संकेत मिल रहा है कि भले ही 1 जून से स्कीम की शुरुआत हो गई थी, लेकिन जो आउटकम्स निकल कर आने चाहिए तो वो आए नहीं है और अब सरकार शायद सख्त कदम उठाए। नहीं, विभाग का पूरा प्रयास है कि इसकी स्कीम के बारे में प्रॉपर पब्लिसिटी हो और जो शंकाएं हैं करदाताओं की इस स्कीम के बारे में उसका भी निवारण हो। और हम लोगों ने इसमें जो हैं 2 FAQ, एक FAQ जारी कर दिया है जितने फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, फिर कुछ और भी क्वेश्चंस आए हैं। सेकंड सेट ऑफ FAQs वो भी हम रिलीज़ करने जा रहे हैं और हम विभिन्न चैनलों के माध्यम से भी हम लोगों का यही प्रयास है कि जो इनकी शंकाएं हैं या जो भी वो हैं उनको दूर करा जा सके। और हमारी सब करदाताओं से ये अपील है कि जो ये एक स्कीम में जिनकी आय डिक्लेयर करने से जो लोग रह गए हैं वह इस इनकम डिक्लेरेशन स्कीम का फ़ायदा उठाएं। जी, लेकिन अतुलेश जी ये बताइए कि सीबीडीटी उन लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई करेगी जिन्होंने काला धन का खुलासा अभी तक नहीं किया है या इस स्कीम का फायदा नहीं उठाया? हम लोगों ने जो हमारे विभिन्न सोर्सों से इंफॉर्मेशन आ रही है हमारे पास, उसको कंप्यूटर के माध्यम से हम लोग उसको एनालाइज करके और जो नॉन फाइलर्स मैनेजमेंट सिस्टम है हमारा, उससे हम नए करदाता ढूंढते हैं या जिन लोगों ने अपनी आय ठीक से नहीं दिखाई है और इन्फॉर्मेशन है उनकी, तो उसको हम उनकी सही आय पता करने के लिए भी उस इंफॉर्मेशन का यूज़ करते हैं। इसके साथ साथ अब विभिन्न देशों से भी हमारे पास जो है इंफॉर्मेशन आ रही है, उसको भी हम लोग जैसे ये मल्टीलेटरल एग्रीमेंट साइन हुआ है डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ, तो उससे जैसे USA से तो ऑलरेडी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज जो है चालू हो गया है, प्लस और कंट्रीज़ के साथ, कुछ कंट्रीज़ के साथ 1/4/2017 से हो रहा है, कुछ के साथ 1/4/2018 से हो रहा है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन डिफरेंट सोर्सेज से हमारे पास आ रही हैं, इसका एक बहुत बड़ा डेटाबेस कंप्यूटर के माध्यम से बन रहा है और उससे जो है ये टैक्स इवेजन जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाएगा और कॉस्ट ऑफ टैक्स इवेजन जो है वो बहुत हाई हो जाएगी। तो इसलिए मेरी करदाताओं से यही अपील है कि इस स्कीम का फ़ायदा उठाएं और ये जो पैनल प्रोविज़न्स वगैरह हैं जो बाद में आएंगे इनके लिए जो पेनल्टी और उस सब के लिए अगर इसका फ़ायदा नहीं उठाते हैं तो जो प्यूनिटिव मेजर्स बाद में लिए जाएंगे उससे बचें। तो अतुलेश जी, जिस तरह से आपने कहा कि 1 जून से स्कीम की शुरुआत हुई और तब से आपका विभाग लगातार इसका प्रचार कर रहा है, लेकिन एक पहलू ये भी है कि इस स्कीम के तहत जो कि इसका वन ऑफ दी क्लॉज भी है कि जो डोमेस्टिक ब्लैक मनी होल्डर्स हैं वो अपनी जो इल गॉटन वेल्थ है उसको डिस्क्लोज कर सकते हैं और करीब करीब उनको जो पेनल्टी है वो 45% के आसपास देनी होगी। लेकिन कुछ कॉर्पोरेट हाउसेस, कुछ ट्रेडर्स ऐसे हैं जो इस 45% पेनल्टी को बहुत ज्यादा मान रहे हैं। इस पर आपका क्या मानना है और क्या आपको लगता है ये एक वजह हो सकती है अब तक के स्लो रेस्पॉन्स के पीछे? मेरे विचार में तो ये इस तरीके की फीलिंग नहीं होनी चाहिए कि आप ये देखिए कि कॉस्ट ऑफ इवेजन कितना हाई है, उसके हिसाब से देखें कि अगर ये अपनी सही आय नहीं दिखाते हैं तो उसकी कॉस्ट क्या होगी। अगर उस चीज़ को ध्यान में रखें तो 45% जो है कुछ भी नहीं है। हमने आपको बताया कि आंकड़ों से करीब करीब पिछले सालों में कितनी अघोषित आय हुई और फिर उसके बाद जो पैनल प्रोसिक्यूशंस हैं आप देखिए कि कितने लोगों को जेल तक की सज़ा हुई और ये पेनल्टी और वो सब कितना लगा, उन सबको अगर लगाओगे तो देखोगे तो ये 45% बिल्कुल ज़्यादा नहीं है। और जो ये मानसिक शांति है, अगर आप अपनी
बिजनेस की वृद्धि करना चाहते हैं तो उसमें मानसिक शांति और वो सब बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मुझे लगता है कि ये जो है ये इसमें बिल्कुल इस तरह से नहीं सोचना चाहिए कि 45% कोई बहुत ज़्यादा इसमें है, और इसके ऊपर कोई सरचार्ज वो नहीं है, ये ऑल इंक्लूसिव 45% है। वैसे भी इफेक्टिव रेट 33-34% आता है, तो इसमें कोई 45% कोई बहुत हाई नहीं है टैक्स रेट। जी, लेकिन ये बताइए अतुलेश जी कि अगर इस स्कीम को अच्छा रिस्पांस नहीं मिलता है तो क्या विभाग इसे 30 सितंबर के बाद भी जारी रखेगा? इसके बारे में तो ऐसा कुछ नहीं, अभी तो यह है कि 4 महीने ये रहेगी, इसकी जो है सितंबर तक के लिए स्कीम है, और ऐसा कोई नहीं है कि इसको एक्सटेंड करने की कोई बात हो या इस तरह की कोई बात। चलिए, शुक्रिया अतुलेश जी बातचीत करने के लिए जी बिजनेस से, और होप यही करते हैं कि जो इनकम डिस्क्लोजर स्कीम की शुरुआत की गई है इससे ठीक रिस्पांस मिले, अच्छा रिस्पांस मिले। हालांकि 30 सितंबर तक ये विंडो खुली हुई है और ब्लैक मनी घोषित करने के लिहाज से, लेकिन अब दोनों ही जानकारों के पोजिशनल आइडियाज भी जान लेते हैं। मिस्टर अग्रवाल, आपकी चॉइसेस क्या हैं? 2 स्टॉक्स जो पोजिशनल पर्सपेक्टिव से आप रेकमेंड करना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? दीपाली, पहला स्टॉक तो बायोकॉन का होगा। इसके पहले भी 2-3 बार मैं दे चुका हूँ, बट जिस तरीके से स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है और जिस तरह के स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स है, मैं दोबारा कहना चाहूँगा बायोकॉन एक स्ट्रॉन्ग बाय है। इतना बढ़ गया है इस लेवल्स के बावजूद, मुझे लगता है कि एक स्ट्रॉन्ग बाय कैंडिडेट है, और कोई साल भर के लिए रखता है तो एक अच्छे रिटर्न की उम्मीद कर सकता है। नंबर्स बेहद बेहतर आए थे। ब्रेक्सिट के कारण से जो भी हंगामा मचा हुआ है, उस रीजन में इस कंपनी का कोई विशेष एक्सपोजर नहीं है, और सबसे बड़ी बात है कि कंपनी के ऑपरेशंस बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहे हैं। मैं समझता हूँ इसमें बिल्कुल फंडामेंटली निवेश करना चाहिए और साल भर के नज़रिए रखना चाहिए। 20% की बढ़त की पूरी उम्मीद की जा सकती है। दूसरा स्टॉक मंगलम सीमेंट का होगा। सीमेंट में हमें लगता है कि आने वाले दिनों में एक अच्छी मूवमेंट देखी जा सकती है, क्योंकि जिस तरीके से स्मार्ट सिटी का ऐलान हो रहा है या इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया जा रहा है। दूसरे, अगर इस कंपनी को देखें तो वो लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर है, एक तरीके से बहुत ही कम कॉस्ट में प्रोडक्शन हो रहा है अन्य कंपनी के मुकाबले। अलीगढ़ में जो इनका ग्राइंडिंग प्लांट है वो लगभग एक्सपेंशन उसका पूरा हो गया है, और सेकेंड क्वार्टर ऑफ FY17 तक वहाँ से नंबर्स आने चालू हो जाएंगे। वैल्यूएशन के लिहाज से सस्ता है। इन सब चीज़ों के मद्देनज़र हम यहाँ पे बाय कॉल दे रहे हैं। यहाँ पर भी हम 20% की बढ़त आने वाले 6 से 9 महीने में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जी बिल्कुल, तो 2 चॉइसेस बताई हैं राजेश ने आप लोग को, और बायोकॉन और मंगलम सीमेंट पर आप निवेश कर सकते हैं, और लंबी अवधि के लिए 20% तक का भी टारगेट यहाँ पर अपसाइड देखने को मिल सकता है। सुमित, आपकी तरफ से 2 चॉइसेस क्या हैं? साक्षी, हमें ऐसा लग रहा है कि ऑरो फार्मा अभी प्रेजेंट लेवल्स पे लुक्रेटिव है। 100 रुपए की करेक्शन के बाद अब इसमें सही टाइम आ गया इन्वेस्ट करने के लिए। आने वाले कुछ महीनों में हमें ऐसा लगता है कि फार्मा में से ऑरो फार्मा एक अच्छा और परफॉर्म करेगा और यहाँ से एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। ट्रेडिंग के लिहाज से जो स्टॉप लॉस रखना होगा वो है 700 रुपए का। प्रेजेंटली 730 रुपए चल रहा है, प्रेजेंट लेवल्स पे भी बाय कर सकते हैं, और अगर यहाँ से 8-10 रुपए की करेक्शन आती है तो बेस्ट बाय रहेगा। 700 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा, और ऊपर में 770 शॉर्ट टर्म के टारगेट और ट्रेडिंग के लिए स्टॉप लॉस है। ओवरऑल लॉन्ग टर्म के लिए मुझे ऐसा लगता है कि 850 से 850 के लेवल्स हमको ऑरो फार्मा में देखने को मिलेंगे, यानी मोटा मोटी 15 से 20% की तेजी ऑरो फार्मा में देखने को मिल सकती है। और पोजिशनल ट्रेड के लिए स्टॉप लॉस होना चाहिए 670 का, ट्रेडिंग के लिए शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉप लॉस होना चाहिए 700 का। दूसरा पिक जो हमें अच्छा लग रहा है वो है IOC। BPCL, HPCL, IOC, ये तीनों ही स्टॉक हमें अच्छे लग रहे हैं प्रेजेंट लेवल्स पे। IOC ने अभी तक ऐसा मूव नहीं दिया है जैसा BPCL और HPCL ने दे दिया है। हमें ऐसा लग रहा है कि आने वाले कुछ हफ्तों में या 1 से 1.5 महीनों में IOC में बहुत अच्छा मूव यहाँ से देखने को मिलेगा। इमीडिएटली शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग के लिहाज से 415 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं। 430 का भाव चल रहा है, और शॉर्ट टर्म में जो टारगेट्स रहेंगे वो है 450 से 470, यानी 470 का लेवल अगर एक बार ये कन्विंसिंगली ब्रेक कर देगा तो ये स्टॉक के अंदर हमको 510 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं लॉन्ग टर्म होराइजन में। बट शॉर्ट टर्म में 450 से 470 के टारगेट के लिए 415 के स्टॉप लॉस से लेके काम किया जा सकता है। तो 2 ट्रेडिंग आइडिया पोजिशनल पर्सपेक्टिव से आइडियाज आपके साथ शेयर किए गए हैं। सुमित की चॉइसेस आपकी स्क्रीन पर है। IOC 470 के टारगेट्स के साथ एक खरीदारी रेकमेंड कर रहे हैं। 415 के आपको स्टॉप लॉसेस रखने हैं, और दूसरा स्टॉक है इनकी ओर से औरोबिंदो फार्मा 770 के टारगेट, 700 का स्टॉप लॉस।